सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। एंड डिस्कस करते हैं आज के जो द हिंदू के सेशन है, द हिंदू के सेशन के अंदर जो भी टॉपिक्स हैं, लेट्स डिस्कस। फर्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड विद जीका वायरस। दिस इज रिलेटेड विद जीका वायरस। देन वी हैव स्टेट गवर्नमेंट एंड मिस इन्फॉर्मेशन। ये एक टॉपिक पॉलिटी का बन सकता है एंड द रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, इस पर एक टॉपिक बनता है। वाटर डिस्प्यूट एंड मेकेदातु प्रोजेक्ट, ये भी एक टॉपिक बनता है। इसमें कई सारे डायमेंशंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आज में इसका प्रश्न भी इसी पे है। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, ये टॉपिक आपका इकोनॉमी और आईआर को मिला के इट कैन बी अ क्वेश्चन। इकोनॉमी प्लस आईआर मिला के कर सकते हैं। सेपरेटिस्ट इन म्यांमार, प्रोटेस्ट इन बांग्लादेश, एंड देन यू हैव अ मेंस क्वेश्चन. So we have all these topics today to discuss Zika virus, state government and misinformation, water dispute, Mekedatu project, extended fund facility, separatist in Myanmar, protest in Bangladesh. तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ मतलब सारे टॉपिक्स हैं जो आज के न्यूज़पेपर में यूपीएससी के कंटेक्स्ट में काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट आपके बनते हैं। क्वेश्चन आज का देख लो, वाटर डिस्प्यूट इन इंडिया हैज़ बोथ लीगल एंड क्लाइमेट चेंज रीजन, डिस्कस करना है और ये आपको 10 मार्क्स का डालना है। आज मैं एक रिव्यू वीडियो डालूंगा, आपके जो क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं, रिव्यू जो हो रखे हैं, तो डेली बेसिस में ऑलमोस्ट हम लोग का रिव्यू चल रहा है ना। और क्वेश्चंस का इवेल्युएशन जो आकलन सीरीज़ के अंदर रेगुलर बेसिस में चल रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं तो थोड़ा थोड़ा टाइम लग रहा है। बट अगेन इवेल्युएशन आपका हो रहा है, आपको फोकस करना है कि आप अपना आंसर लिखते रहें। तो ये भी आपका 10 मार्क्स का है, 10 मार्क्स में ही अभी आपको लिखना है। पहले एक बार 10 मार्क्स की आदत डालो, फिर उसके बाद 15 मार्क्स का भी हम लोग इसको नंबर बढ़ा देंगे। सौरभ पांडे CSE ऐप आप लोग ज़रूर से डाउनलोड करें, ये लोगो है, इसमें ऐप डाउनलोड करेंगे। अभी इसको लगभग 2000 प्लस लोगों ने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। और इसमें पहले तो देखो आपको आकलन सीरीज़ का हिस्सा बन जाना है, आप अपना जो ज्वाइन कर सकते हैं इसमें, ठीक है, अपना आंसर इवेलुएट कराने के लिए, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली कुछ दिन में माइट भी पॉसिबिलिटी, ठीक है, तो इसका प्राइस भी इंक्रीज़ हो सकता है, बिकॉज ऑलमोस्ट सफिशिएंट स्टूडेंट हैं इसमें। उसके बाद करंट अफेयर्स का ये जो टेस्ट पेपर है, प्लीज़ इसको मिस नहीं करना है। कल आपका टेस्ट है रात को 9 बजे, और मैं जो टेस्ट आपका सेकंड वाला हुआ था उसका रिव्यू वीडियो आज आपका आ जाएगा। सेकंड टेस्ट का रिव्यू वीडियो, आपको आइडिया लग जाएगा एडवांस करंट अफेयर्स किस प्रकार के होते हैं। सो 50 टेस्ट हो गए टोटल, 499 इसका प्राइस है। दिस प्राइस विल ऑल्सो इंक्रीज आफ्टर सर्टेन टाइम, ये रहेगा, एक सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहेंगे, है ना, उसके बाद नंबर ये प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। सो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो यू कैन ज्वाइन इट। तो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज ऑन एडवांस करंट अफेयर्स, ये आपका ऑलरेडी लाइक 50 टेस्ट आपके कवर होंगे, और इस टेस्ट के अंदर जो एडवांस करंट अफेयर्स हैं ये कवर होंगे। खास तौर से अगर देखेंगे तो संडे, ये हर संडे को है, और धीरे धीरे जब प्रीलिम्स का एग्जाम आएगा तो फ्रीक्वेंसी टेस्ट की बढ़ जाएगी। तो शुरू करते हैं, आज के पहला टॉपिक है। अच्छा, एग्रीकल्चर ऑप्शनल मंडे से पेपर 2 स्टार्ट हो रहा है। जो प्लान कर रहे हैं एग्रीकल्चर ऑप्शनल ज्वाइन करने के लिए, तो अभी आप ज्वाइन कर लो। पेपर 2 की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप एकदम जीरो से स्टार्ट कर लेंगे, फिर पेपर 1 करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, उसके भी कंटेंट आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें। तो ये सब कुछ आपका सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर हो रहा है। 5 कर्नाटका विलेजेस कम अंडर सर्विलेंस अंडर जीका वायरस आउटब्रेक। तो जीका वायरस एक टॉपिक आपका बनेगा साइंस के अंदर, इट विल फॉल अंडर दिस कैटेगरी, दैट इज साइंस। साइंस के अंदर हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, जीका वायरस एक मैटर ऑफ कंसर्न भी बनता है। जीका वायरस किसकी वजह से होता है ये याद रखना। पिछली बार प्रीलिम्स में वॉलाबेकिया बैक्टीरिया है के बारे में प्रश्न आता है। कमेंट सेक्शन में आप बताओ व्हाट इज द रोल ऑफ वॉलाबेकिया। वॉलाबेकिया मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को काफ़ी बार, तो वॉलाबेकिया पर प्रश्न भी इस बार आया था। आई थिंक 2023 के प्रीलिम्स में ही देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन वॉलाबेकिया, तो इस पर आप बताओ, ठीक है। व्हेन यू टॉक अबाउट द जीका वायरस, सबसे पहले आपको याद रखना है कि इट इज़ बेसिकली किसके द्वारा स्प्रेड होता है, एडीज मॉस्किटोज के द्वारा स्प्रेड आपका होता है। ये सब वायरस डिजीज़, मतलब ये वायरस की वजह से होता है। कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं, है ना, डिफरेंट स्पेसिफिकेशन रिलेटेड टू द डिजीज़, तो वी नीड टू नो दैट इट इज़ कॉज्ड बाय एडीज मॉस्किटोज के द्वारा होता है। इसमें या आप कह सकते हैं जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा दिखते नहीं हैं, अगर होंगे भी तो फीवर रैश टाइप कुछ आपका होंगे, ये देखने को मिलता है। एंड कोई भी वैक्सीन, ये लाइन याद रखना, देयर इज़ नो वैक्सीन और ड्रग अवेलेबल, ना कोई वैक्सीन और ड्रग अभी तक अवेलेबल है। और प्रेगनेंसी के टाइम अगर ये होता है तो इट कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर माइक्रोसेफेली। इट मीन्स जो बच्चा है उसके सर जो है उसमें आप कह सकते हैं कि ये जो फॉर्मेशन है वो ठीक नहीं रहता है, तो ये जीका वायरस की वजह से होता है। एंड ये जो स्थिति है इसको माइक्रोसेफेली शब्द भी इस्तेमाल
जो है करते हैं। तो एडीज़ मॉस्किटो की वजह से इट इज़ कॉज्ड बाय एडीज़ मॉस्किटो, सिम्टम्स डेवलप नहीं होते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया। माइक्रोसेफेली मैंने आपको बता दिया। उसके बाद दिस इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विथ अनदर सिंड्रोम, एक और रहता है जिसे हम गुलियन बैरे सिंड्रोम भी कहते हैं, एंड न्यूरोपैथी, मेलाइटिस एडल्ट और चिल्ड्रंस में देखने होते हैं। वो बेसिकली ये सब ब्रेन से रिलेटेड है। तो आप ये देख सकते हो कि दिस वायरस इज़ काइंड ऑफ अ डेडली, एंड ये काफ़ी अधिक नुकसान पहुंचा सकता है अगर ये वायरस तेज़ी से स्प्रेड होता है। 2016 के अंदर इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कैटेगरी के अंदर जो है वो भी डाला गया था, वो WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इट हैज़ बीन कॉल्ड, इट हैज़ बीन डिक्लेयर टू बी, वी कैन से टू बी अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। ऑल्दो फिर इसको विड्रॉ कर लिया गया था, मतलब कुछ समय बाद इसको विड्रॉ कर लिया गया था। ये फैक्ट्स आपको याद रखना है। जीका वायरस मॉस्किटो पहली बार आइडेंटिफाई युगांडा में किया गया था 1947 में, एक जो मंकी है रिसस मकाऊ मंकी। उसके बाद फिर कई सारे दूसरे अफ्रीकन देशों के अंदर भी देखने को आपको मिला है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सो लेट्स मूव टू द सेकेंड पॉइंट। ये टॉपिक्स आप लोग अपना नोट कर लिया करो, जैसे साइंस वाले पार्ट में नोट करना, और नोट्स आप जो बनाएं उन नोट्स को थोड़ा सा ध्यान में रखें कि कभी भी नोट्स आपको ये ध्यान में रखना है कि जो कभी भी जो आप नोट्स बनाएं तो उसको डेट वाइज नहीं बनाना, सब्जेक्ट वाइज बनाना है। मैंने एक वीडियो तक डाल रखा है कि नोट्स आपको कैसे हिंदू के बनाने हैं, द हिंदू सेशन के नोट्स आपको किस तरीके से बनाए। अगर आप नोट्स सही से नहीं बनाएंगे तो बाद में रिवीजन में दिक्कत होगी, ये बहुत ज़रूरी है, और अभी आपको ये सब कंटेंट मैनेज करके रखना है। अच्छा, एक आपने केस देखा होगा कि एक बहुत आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया के अंदर एक पॉपुलर फिगर है, ठीक है, तो जो कंसर्न पर्सन है, OTT का जो बिग बॉस है उसके विनर है, ठीक है, दैट पर्सन, ठीक है, बहुत सारे यूथ की अगर बात करें तो उसको फॉलो भी करते हैं लोग। तो अब ये देखो यहाँ पे एक सोचने वाली बात है, ये एक इथिकल एस्पेक्ट में भी है। इस पर अगर मुझे समय मिलेगा तो फ्रॉम इथिक्स प्रोस्पेक्टिव तो मैं आप इस पर ज़रूर से आप लोग से चर्चा करूँगा। लेकिन कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना है क्योंकि आज के पेपर में भी उस न्यूज़ के बारे में आया है। तो हम ये नहीं डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ है, लेकिन हमें ये समझना है कि जैसे वो पर्सन जो है ना, आज के समय में आप ये देखो कि ये सोचने वाली बात है, बहुत चीज़ें सोचने वाली बात है कि हमारे रोल मॉडल, जो हमारे यूथ है उनके लिए रोल मॉडल कौन है। आप देखोगे कई ऐसे मतलब जैसे यूट्यूब में शॉर्ट्स अगर आप देखो तो कोई गन कल्चर को प्रमोट कर रहा है, कोई जो है मतलब सिंपल सा ट्रेंड है, जैसे मान लो कोई जो है एक दूसरे को मारेगा, वो उसको मारेगा, वो उसको मारेगा, तो बच्चे उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। कोई पैसे दिखाएगा, जम के कोई पैसा दिखा रहा है तो उसको यूथ मिलियंस में फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे, है ना। इस प्रकार की आप कह सकते हैं, जिसको अगर आप फिज़िकल सोसाइटी की बात करोगे ना, तो फिज़िकल सोसाइटी में जिनको कोई वैल्यू, जिन वैल्यू सिस्टम की कोई वैल्यू नहीं थी, अब के समय में हम उन चीज़ों को क्या करते हैं, वी हैव स्टार्टेड फॉलोइंग दैट। अब ये बहुत एक मैटर ऑफ कंसर्न है। इट ऑल्सो हाईलाइट्स द काइंड ऑफ माइंडसेट, आप कह सकते हैं जो माइंडसेट है हमारे यूथ का, जो माइंडसेट है, मतलब नॉट ऑल, वी आर नॉट डिस्कसिंग ऑल, बट जो यंग एक माइंडसेट है, वो माइंडसेट का इंक्लिनेशन किस प्रकार के वैल्यू सिस्टम में मेटलिस्टिक एस्पेक्ट से रिलेटेड है, तो हु इज़ आवर रोल मॉडल, हम किसको फॉलो जो है कर रहे हैं। व्हेन माइंड बिकम्स मेटरलिस्टिक, जहाँ पे देखेंगे तो फिर समाज में हर एक रिश्ते, हर एक रिलेशन को पैसे से ही तौला जाएगा, इकोनॉमिक एस्पेक्ट से ही तौला जाएगा, और उसका बहुत नुकसान सोसाइटी को भी होता है, आपने पंजाब में केस देखा होगा जिसमें एक बूढ़ी जो माँ है और उसके ही बेटे, बहू और जो क्या कहते हैं पोता जो है, वो उसको मारते थे, ठीक है, वीडियो आप देख सकते हो, उसमें कई बहुत पॉपुलर भी हुआ था। ये क्या है, मतलब ये सोसाइटी इस प्रकार से क्यों बिहेव करती है, वाई द सोसाइटी इज़ बिहेविंग इन सच अ मैनर दैट अ ओल्ड वुमेन को हो सकता है कि वो पैसे के उसमें से देख रहे हों कि यार हम ये हैं तो हमारा इतना खर्चा हो रहा है। ओल्ड वुमेन की बात करें जिन्होंने अपना सारा जीवन जो है फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, है ना, मदर से ज़्यादा आप खुद देख लो, मदर से ज़्यादा आप कह सकते हैं कि कौन इम्पोर्टेंट हो सकता है। आप कितने भी बड़े हो जाओ, बट अगर आपको भूख लगी है या आपको कोई दिक्कत है, तो मदर ही एक ऐसी हैं जो आपके लिए खड़ी रहेंगी। और एक एज आने के बाद देयर आर केसेस वेयर सच थिंग्स आर हैपनिंग। वाई दिस इज़ देयर, वाई दिस साइकोलॉजिकल इलनेस इज़ देयर इन द सोसाइटी। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इस चीज़ को समझो।
ये डिपेंड करता है कि हम यूथ में किस चीज़ को हम फॉलो कर रहे हैं। यू आर फॉलोइंग अ मेटरलिस्टिक एस्पेक्ट, और जब हम मेटरलिस्टिक को मोरालिटी से ज़्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं, मेटरलिस्टिक को जब मोरालिटी से ज़्यादा हम जब आप कह सकते हैं कि वैल्यू देना स्टार्ट कर देते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हर एक रिश्ते को भी हम इकोनॉमिक के तराजू से तौल के ही आगे बढ़ते हैं। और यही एक बहुत बड़ा कारण भी है न्यूक्लियर फैमिली के लिए, न्यूक्लियर फैमिली जो आज के समय में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। दूसरा, जो कंसर्न पर्सन है उसने क्या किया, जैसे ये पार्टीज़ होती हैं उसमें, अब ये तो मेरे भी दिमाग में समझ में नहीं आया, आप लोग को पता हो तो आप लोग बताना कि स्नेक का वेनम कैसे यूज़ हो सकता है। मतलब बोला कि वो कोबरा और पता नहीं कौन कौन से स्नेक है, उसका वेनम जो है वो पार्टी में यूज़ होता है। मतलब वेनम भी कभी यूज़ हो सकता है क्या? मतलब वेनम से तो इंसान मर सकता है। आई एम नॉट अवेयर, आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट इट कि भाई वेनम भी यूज़ हो सकता है। मतलब ऐसे भी तरीके होते हैं, है ना। अगर इफ़ दिस इज़ द केस है तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि देखो कि आप कह सकते हैं कि इफ़ दिस इज़ द केस देन अगेन मतलब जो संस्थाएं हैं उनको फिर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होके स्टेप्स लेना पड़ेगा। अगेन जो हमारा लॉ कहता है उस कंटेक्स्ट में, जो भी लॉ हमारा है उसके अकॉर्डिंग स्टेप्स लेने पड़ेंगे। एंड एक पॉइंट और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एक हाइट होता है, मतलब आपका एक समय होता है ना। जैसे आप एक पर्सनालिटी हैं, बट योर पर्सनालिटी इज़ नॉट बेस्ड ऑन वैल्यू सिस्टम, तो दैट विल नॉट बी परमानेंट, कभी भी नहीं होगा। ये चीज़ याद रखना। जैसे बड़े बड़े लोग हैं, महात्मा गांधी ले लो आप, कोई भी बड़ा दुनिया का किसी को, दे आर फॉलोइंग, दे हैड फॉलोड सर्टेन थिंग, दे हैड फॉलोड वैल्यू सिस्टम। और आज भी उनके आप कह सकते हैं उनके ना होने के बावजूद भी संस्थाएं, इंडिविजुअल, देश उनको फॉलो करता है। क्यों? बिकॉज देयर पर्सनालिटी इट वॉज बेस्ड ऑन वैल्यू सिस्टम। और अगर अभी हम देखें, इफ़ योर पर्सनालिटी इज़ बेस्ड जस्ट ऑन परसेप्शन कि इधर उधर का डांस कर दिया, या जो है गाड़ी उठा ली, पैसे दिखा दिए, गोलियां चला दी, इस टाइप की चीज़ें करके और लोग फॉलो कर रहे हैं, एक दूसरे को मारना पीटना शुरू कर दिया, है ना, एकदम घूम के, और बीच में म्यूज़िक डाल दिया, या फिर कुछ ऐसे ही एडल्ट कंटेंट डाल के और फिर पॉपुलर होने का प्रयास कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन वैल्यू सिस्टम। इट विल गो, मतलब एक सर्टेन टाइम पीरियड तक वो चीज़ें चलती रहेंगी जब तक लोग दे आर एन्जॉइंग दैट थिंग टू एक्सटेंट। आफ्टर दैट फिर चीज़ें डाउनफॉल हो जाएगा, फिर कोई दूसरा उनको पसंद आने लग जाएगा। तो यहाँ पे व्हेन यू आर इन हाइट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि हम कदम उठाएं, कुछ ऐसे कदम उठाएं जिससे कि जैसे रिलेशन अच्छे बना के रखें, हम अपने आप को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपने आप को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने अच्छे समय में बुरे समय के लिए तैयारी करना, इस पर ऐसे लिखने को भी, निबंध लिखने को भी आया था। तो ये चीज़ें हमें करना ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अलग होने लग जाओ, आपको लगे मैं बहुत ज़्यादा जो है आगे बढ़ चुका हूँ, मैं सबसे ऊपर हूँ। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, एंटरटेनमेंट जो इंडस्ट्री है इसकी जो वैल्यू है ना, ये कब से इंक्रीज़ हुई है, ये अब जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसके बाद से वैल्यू जो है इसकी और इम्पोर्टेंस हो गया, इनके रोल मॉडल हम फॉलो करने लग गए। आज से कुछ समय पहले जब ये पूरा डिजिटल टेक्नोलॉजी और ये सब आपके जो है प्रेजेंट नहीं था, तो जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लोग हैं उनकी वैल्यू वहीं तक रहती थी। लोग फॉलो किसको करते थे? नॉलेजेबल लोग, वॉरियर्स होते थे जो युद्ध लड़ने, सेना के जो वीर होते थे, बड़े बड़े पोएट्स होते थे, है ना, नॉलेजेबल पर्सन होते थे। तो उन चीज़ों को यूथ फॉलो करता था कई लेवल पे अगर आप देखोगे। आज के समय में विद द कमिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया एंड ऑल, ये जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी इंडिविजुअल्स हैं, दे हैव बीन लाइक, वो आपका उनको यूथ हम लोग कह सकते हैं कि बहुत फॉलो करने लग गए। द पॉइंट इज इट्स नॉट लाइक कि वी शुड नॉट अप्रिशिएट द वर्क, इट्स जस्ट कि वर्क तो आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, बट वी ऑल्सो नीड टू थिंक कि हम किस वैल्यू सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं। देर आर गुड पीपल ऑल्सो, देर आर पीपल जो कि देर अपना थोड़ा परसेप्शन बिल्ड करके और दे विल पॉपुलराइज देमसेल्फ, और कहीं ना कहीं जो यूथ है दे विल ऑल्सो बी अफेक्टेड बाय दैट, बहुत लेवल पे अगर देखा जाए तो। पॉइंट सबसे ज़रूरी यही है कि कैसे हम ट्रांसफॉर्म करें समाज को।
जिससे कि जो उनके जो रोल मॉडल हो वो कुछ ऐसे लोग हों जो सर्टेन एरियाज़ के अंदर अच्छा कार्य किया है। आपके रोल मॉडल एपीजे अब्दुल कलाम हो सकते हैं, आपके रोल मॉडल क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर हो सकते हैं, आपके रोल मॉडल कोई साइंटिस्ट हो सकते हैं, आपके रोल मॉडल कोई अच्छा एक्टर भी हो सकता है जो एक सर्टेन वैल्यू सिस्टम से कार्य कर रहा है। आपके रोल मॉडल और भी लेवल पे कई जगह पे कोई टीचर भी हो सकते हैं, आपके रोल मॉडल आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। बट आपके रोल मॉडल अगर ऐसे लोग हो रहे हैं जो पैसे दिखा के फेंक रहे हैं, तो हम अरे मुझे इसकी तरह बनना है, कोई गाड़ी को इधर उधर महंगी महंगी गाड़ियाँ दिखा रहा है, दे आर आवर रोल मॉडल, या कुछ इस प्रकार की स्थिति है, तो वी हैव टू थिंक ऑन इट कि वी शुड गिव मोर प्रायोरिटी टू मोरालिटी रादर देन मेटरलिस्टिक आस्पेक्ट। मैंने इतना ज्ञान आपको दिया, बोला, ऐसा ही कुछ डिस्कशन मैंने आप लोग के लिए किया था, अगर आपको याद हो। इट वॉज रिलेटेड विद द यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन बाय द चिल्ड्रंस। मेंस में प्रश्न था। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ऐसा कुछ प्रश्न आएगा, लेकिन प्रश्न था, आप देख सकते हो। तो ये एक बड़ा इशू है, ध्यान में रखना है, कोशिश करनी है। हमारे घर में भी छोटे बच्चे और जैसे भी हैं सब लोग हैं, राइट पर्सन को फॉलो करें, राइट कंटेंट को देखें, बिकॉज दिस कंटेंट विल इन्फेक्ट आवर माइंड इन टू एन एक्सटेंट कि हम ये नहीं सोच पाएंगे क्या सही है क्या गलत है। There are certain psychological transformation that is taking place in our mind. There are certain biological transformation at the young age is taking place in our mind because of आप कह सकते हैं कि जो जिस प्रकार का कंटेंट हम यूज़ कर रहे हैं या जिस प्रकार का कंटेंट हम एक्सेस कर रहे हैं। कंटेंट इन द सेंस जो मोबाइल फ़ोन और इसके माध्यम से जिस कंटेंट को हम कर रहे हैं। आप एग्जांपल देखो, आप यूपीएससी की तैयारी करते एकदम बिगिनर है, कोई तैयारी करेगा तो किस टाइप के वीडियोस बनाए जाते हैं, किस टाइप के वीडियोस बनाए जाते हैं जस्ट टू गेन द अटेंशन ऑफ द बिगनर्स। बहुत अजीब अजीब से वीडियोस बनते हैं, मिलियंस में उस पर व्यूज़ आते हैं, है ना। इट मीन्स मिलियन पीपल दे आर अप्रिशिएटिंग दैट थिंग, दे आर लाइकिंग दैट थिंग, दे कैन लाइक दैट थिंग। द पॉइंट इज व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट फॉर एन एग्ज़ाम, यू हैव टू थिंक क्या मेरे लिए वो कंटेंट इम्पॉर्टेंट है कि नहीं इम्पॉर्टेंट है, वेदर दैट कंटेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी, इफ़ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। अगर वो कंटेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यू शुड अप्रिशिएट दैट थिंग। योर लॉयल्टी शुड बी विद द कंटेंट, इट शुड नॉट बी विद एनी टीचर और इट शुड नॉट बी विद एनी किसी चीज़ से नहीं। यू हैव टू अप्रिशिएट द कंटेंट। अगर कहीं अच्छा कंटेंट मिल रहा है किसी भी लेवल पे, एग्जाम प्रोस्पेक्टिव में अगर आप कोई तैयारी कर रहे हो, यू शुड अप्रिशिएट द कंटेंट। अगर अच्छा मिल रहा है, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। वी कैन फॉलो इट, बट वी हैव टू थिंक दैट दैट कंटेंट इज़ एज पर द एग्ज़ाम रिक्वायरमेंट। ये सारी चीज़ें देखना चाहिए। सेम सा कंटेंट अगर हमें कोई डिलीवर कर रहा है एंड इफ दैट कंटेंट इज रिलेटेड विथ आवर लाइफ, देन वी शुड अप्रिशिएट इट। इफ दैट कंटेंट कैन ब्रिंग सर्टेन पॉजिटिव वैल्यूज इन आवर माइंड और इन आवर पर्सनालिटी, वी कैन फॉलो इट। बट हम किस तरीके का कंटेंट जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं, और ये सब कुछ बड़ा लंबा मैं लेक्चर इस पर दे सकता हूँ। ये सारा लिंक्ड कैसे है हमारा एजुकेशन सिस्टम में। आप देखो, बच्चे हैं, यंग एज के लोग हैं, लड़ना भिड़ना, पढ़ाई लिखाई हो नहीं रही। स्कूल के अंदर बात किया जाए, जो सरकारी जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहाँ पे काफ़ी इंप्रूवमेंट के स्कोप रहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर, सारी चीज़ें देखा जाए, और बहुत सारे ऐसे कंटेंट को एक्सेस करते चले जाते, उससे वो मोटिवेट होंगे, दे कैन गो फॉर अ क्राइम, दे कैन ऑप्ट फॉर अदर इलीगल मीन्स। ये चीज़ें हो रही हैं, है ना। सर्टेन परसेंटेज ऑफ यूथ हमारा इसमें इंगेज्ड है। अब उस साइकिल को ब्रेक करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वी शुड ऑप्ट और वी शुड थिंक कि किस तरीके से हम एक अच्छा कंटेंट को एक्सेस कर सके और उसको हम कैसे अप्रिशिएट कर सके एट एवरी एस्पेक्ट। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे लोग क्रिएटर्स हैं, उन चीज़ को हम कैसे उनसे सीख सकते हैं, उनको कैसे हम फॉलो कर सकते हैं, दैट वी हैव टू थिंक। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। द गवर्नमेंट पैनल टू चेक फैक्ट इज़ लाइबल टू बी मिसयूज्ड अगेंस्ट क्रिटिक्स। अब ये देखो, ये सारी चीज़ें जो है आप कह सकते हो कि काफ़ी अधिक हम कह सकते हैं कि काफ़ी अधिक एक चैलेंज भी आ रहा है, आज के समय में आ रहा है। तो यहाँ पे ये टॉपिक जो है ये पॉलिटी से रिलेटेड है, एंड द टॉपिक दैट वी हैव टू थिंक ये है आपका, इट इज़ बेसिकली मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन। ये टॉपिक है मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन इन स्टेट गवर्नमेंट का जो रोल है, स्टेट गवर्नमेंट का जो रोल है। अब थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। पहली चीज़ तो देखो, एक तो फॉल्स बिलीफ, ये कुछ एक साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट है। ठीक है, ये थोड़ा समझना, फिर जो बात लिखी है वो मैं आपको लिखूँगा। साइकोलॉजिकल कंटेक्स्ट में समझना जरूरी है, तो डेप्थ में प्रश्न आते हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ लिया तो काम नहीं चलेगा।
देखो इसमें क्या बात कह रहा है, कॉग्निटिव इंट्यूसिव थिंकिंग, कॉग्निटिव फेलियर्स, इल्यूशनरी ट्रुथ। पॉइंट क्या है कि फॉल्स बिलीफ क्या होता है। फॉल्स बिलीफ आप देखोगे कि एक रिलीजियस लीडर हैं, एक रिलीजियस आई वाज मतलब ऐसे वीडियो सामने आ गया, एक रिलीजियस लीडर है, रिलीजियस लीडर ने क्या बोला ही सेड कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर 10,000 जो कैमल्स हैं ना उनको मारा गया, उनको आदेश दिया गया उनको मारने के लिए। और जो है क्यों दिया गया, क्योंकि उनके नंबर इंक्रीज़ हो गए थे, तो ये किया गया। तो फिर हम इसलिए रिलीजियस लीडर ने कहा इसलिए हम कहते हैं कि इनको खाना चाहिए। मतलब आप ये लॉजिक देखो कि वो ऑस्ट्रेलिया में 10,000 कैमल्स को मारा गया एंड दे आर लिंकिंग इट एंड जस्टिफाइंग देयर फूड हैबिट। देखो कौन क्या खाता है दैट इज़ अ पर्सनल एस्पेक्ट, दैट इज़ अ राइट, है ना, बहुत सारी चीज़ें। बट व्हेन यू टॉक अबाउट द वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं, कोई भी वाइल्ड एनिमल्स की बात करें, तो अब ऐसा नहीं कि आई लाइक सर्टन थिंग और हम उसको खाना स्टार्ट कर दें, इट्स नॉट देयर। अब वो जो पर्सन का मैंने नाम बताया, जो पर्सन का काम बताया, वो वेनम का ट्रेड का जिम्मेदारी था। अब जहर जैसी चीज़ भी अलाउड नहीं है कि आप यूज़ कर सको उसको, तो किसी जानवर को अगर आप मारते हो तो दैट इज़ अगेंस्ट द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और इट इज़ ऑल्सो अगेंस्ट सर्टन थिंग। द पॉइंट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि ये फॉल्स बिलीफ है कि वो कैमल 10,000 वहाँ मार रहे हैं तो आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो कि हम ऐसा चीज़ खा सकते हैं, हमें इनको खाना चाहिए। ये एक रॉन्ग लिंकेज है। हाउ यू कैन जस्टिफाई दैट? कोई जीव है वो एनवायरमेंट मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर भी आ सकता है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ फॉल्स बिलीफ। किसी से दिस फॉल्स बिलीफ इज स्ट्रेंथन बाय द फॉल्स फैक्ट, मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन। कुछ भी चीज़ें हो जाएंगी। पहले के चैनल्स में आता था ये नाश्ता हुआ पेड़, बिलीफ लोग करना स्टार्ट कर देंगे कि हाँ मैं जब आपने पंचायत देखा हो ना, वो एक वेब सीरीज़ थी तो उसमें था ना कि पंचायत की बात करें तो वो वेब सीरीज़ थी जो, तो उसमें जो भी मतलब पर्सन रहता है उसमें रहता ना एक एपिसोड के अंदर कि वो एक पेड़ है उसको बोलते भूतिया पेड़ है, और लोगों से पूछने का तो बोलो पेड़ मेरे पीछे भागता था, और ऐसे पूरा गांव मान के बैठ गया उस चीज़ को। तो ये क्या है? दिस अ फॉल्स बिलीफ। और उसको स्ट्रेंथन क्या करता है? मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन। पहले सोसाइटी के अंदर भी मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन थी, बट वो क्या होता था कि एक आदमी ने दूसरी जगह फैला दिया, दूसरे ने तीसरी जगह फैला दिया, चौथे ने पांचवें, मतलब लिमिटेड था, एक गांव तक सीमित रहेगा। लेकिन आज के समय में क्या है? दिस फॉल्स बिलीफ हैज़ बेसिकली ओवर पावर्ड द ट्रुथ। ट्रुथ और फॉल्स बिलीफ में किसी को अंतर ही नहीं, बिकॉज द माइंड इज पोलराइज्ड। एंड हम ये मानने लग गए हैं कि ठीक है, जो मेरा बिलीफ है, इवन इफ इट्स अ फॉल्स बिलीफ, वी विल ट्राई टू फाइंड अ कंटेंट विच विल जस्टिफाई दैट फॉल्स बिलीफ। तो ये सब लिंक्ड कैसे है? हमारी थिंकिंग से, और हम नॉलेज और इन सब चीज़ों को नेग्लेक्ट कर देते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और एक इल्यूशनरी ट्रुथ जो है वो हम जनरेट करते हैं, इल्यूशनरी ट्रुथ है, सच्चाई हम मानते हैं, अरे यही सच है, यही सच है, क्योंकि हम बिलीफ सिस्टम पे ही जा रहे हैं। और आज के समय में जो भी आप स्थिति है, उस स्थिति में तो ये और ज़्यादा स्ट्रेंथन जो है आपकी हो गई। अब फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो अभी स्टेट गवर्नमेंट ने, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन जो स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है, कहीं भी मीडिया प्लेटफॉर्म और कहीं भी अगर आता है तो वो उस चीज़ को देखना, मतलब एक फैक्ट चेकिंग यूनिट जो है बनाई गई है। सेम चीज़ कर्नाटका के द्वारा किया गया है। एंड यहाँ पे देखना कि यहाँ पे ये चीज़ कहा गया कि हाउ द गवर्नमेंट कैन बी द एडजुडिकेटर। जैसे सेंट्रल लेवल पे पीआईबी को ये जिम्मेदारी दी गई है, तो यहाँ पे कहा गया कि जो गवर्नमेंट है, हाउ द गवर्नमेंट कैन बी, मतलब वो कैसे डिसाइड कर सकती है कि क्या सही है क्या गलत है। कोई क्रिटिक्स होगा, कुछ बोल रहा है तो जो है उसको कह दिया जाए ये मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन है। ये चीज़ आपकी हाईलाइट किया गया। एंड तमिलनाडु मूव मस्ट बी सीन अलॉन्ग विद द सेंटर नोटिफिकेशन, जो इसका आईटी रूल है अर्लियर दिस ईयर, जो कि अमेंड भी किया गया था, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2021, और इसमें भी मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और आईटी को फैक्ट चेकिंग यूनिट के रूप में बताया गया। सेवरल पार्टीज जिसमें एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया, एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन, पॉलिटिकल सटारिस्ट, इन्होंने भी जो है आप कह सकते हैं कि मतलब आईटी रूल इन्होंने इसको चैलेंज भी किया। अब देखो ये तो अपना माइंडसेट है। आप ये समझो कि फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ को चेक कौन करेगा? चलो एक प्रैक्टिकल सोचते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जाम एक सोचते हैं, ठीक है। आपने एक प्राइवेट संस्था बना दी कि इसका काम है कि ये फैक्ट चेकिंग करेगा। पॉइंट इज़, क्या वो बिना पैसे के कोई बोल दे, मतलब प्राइवेट सेक्टर इज सिंपली बेस्ड ऑन प्रॉफिट एस्पेक्ट।
private sector is based on profit aspect. Even if you'll select the individuals, they will take things as per their belief system. कोई भी पर्सन है ना, जो सही गलत वाली बात नहीं है यहाँ पे, ये सिर्फ एक चीज़ होती है कि आप क्या मानते हो, आपका किसके प्रति इंक्लिनेशन है, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको सही लगेंगी। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश्ड जो संस्थाएं हैं, दे विल डू अ बेटर जॉब ऐसे कंसर्न की अगर बात किया जाए। वी कैन इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी पार्ट। सपोज करो कि कोई चीज़ सही है और उसको अगर गवर्नमेंट उसको गलत करती है, तो देयर शुड बी अ मैकेनिज्म थ्रू विच दैट कैन बी करेक्टेड। और ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी कैसे इंक्रीज करे वो किया जा सकता है। नाइदर द प्राइवेट पार्ट वो ये रोल प्ले कर सकते हैं, ना कोई एनजीओ और ये सब कोई रोल प्ले कर सकते हैं, बिकॉज दे एवरीवन इज मोटिवेटेड। अगर आप देखोगे प्रॉफिट एक बड़ा फैक्टर बनता है, क्लियरली इट्स नॉट पॉसिबल। यहाँ पे ये देखना है, तो ये एक एंगल बनता है। बट यहाँ पे अभी तमिलनाडु ने किया तो उसको आवाज़ उठाने लग गए, मतलब दे आर सेइंग कि इट्स नॉट राइट। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी कहा कि देयर शुड बी अ लैक ऑफ नेसेसरी सेफगार्ड, वी हैव टू थिंक अबाउट इट। सरकार के ऊपर क्रिटिसिज्म अगर होता है, सो डेमोक्रेसी में अगर गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म नहीं है तो कभी भी हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन नहीं हो सकती। बट वी हैव टू थिंक कि अगर जो क्रिटिसिज्म है उस क्रिटिसिज्म को मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन से लिंक कर दिया जाए एंड फिर उसको रिमूव कर दिया जाए, तो वी नीड अ नेसेसरी सेफगार्ड फॉर इट। इसके लिए कार्य करना जरूरी है, ये कहा गया। फिर उसके बाद यहाँ पे भी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर भी आपका हाईलाइट किया गया है, ये भी आपका हाईलाइट किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, कावेरी अथॉरिटी रेटिस्फाइज डिसीजन ऑन रिलीज ऑफ वाटर टू तमिलनाडु। तो यहाँ पे मेघादातु प्रोजेक्ट के ऊपर है आपका। तो यहाँ पे मेघादातु और आपका वाटर, यहाँ पे टॉपिक का नाम लिख लो, पॉलिटी के अंदर भी आप इस टॉपिक को मेंशन कर सकते हैं, दैट इज़ वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड, वाटर डिस्प्यूट। और फिर इस पे ये स्पेसिफिकली मेघादातु के बारे में चर्चा है, वो थोड़े से पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसमें 4-5 की पॉइंट्स तो हैं, वो हमें पता ही होना चाहिए। पहला तो ये देखो, ये मैप से अगर आपको क्लियर हो रहा हो तो बहुत सारी जगह पे, जैसे रवि ब्यास पंजाब हरियाणा राजस्थान के बीच डिस्प्यूट है, महानदी उड़ीसा छत्तीसगढ़ के बीच में है, वनसधरा जो है हरियाणा उड़ीसा के बीच में, महादई करके गोवा कर्नाटका और महाराष्ट्र है, कृष्णा है महाराष्ट्र कर्नाटका तेलंगाना आंध्र प्रदेश। अब देखो, जब भी वाटर डिस्प्यूट एक फेवरेट टॉपिक है इनका, कभी पूछे तो ऐसा मैप बना के दिखा दोगे, स्टेट वाइज नहीं, बट अगर थोड़ा सा आपको पता है कि इधर बना के दिखा दिया तो इट विल बी ऑफ अ ग्रेट हेल्प। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे नंबर देगी। फिर देखो नेशनल लॉ, यूनिफाइड लॉ। अब यहाँ पे क्या कहा गया, देखो 2-4 पॉइंट्स इसमें बहुत अच्छे लिखे हैं कि कोई भी वाटर डिस्प्यूट में आप लोग कोट कर सकते हो, कोई नेशनल लॉ नहीं है ना। बहुत सारे देश, इजराइल, साउथ अफ्रीका, उनका नेशनल वाटर लॉ है, हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि वाटर जो है प्राइमरली स्टेट सब्जेक्ट है एंड स्टेट जो वाटर सप्लाई, इरिगेशन, कैनाल और इन सब से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग दैट इज़ विद द स्टेट। सेंटर सिर्फ जो है रेगुलेट कर सकता है जो इंटर स्टेट रिवर्स हैं। एक कॉन्क्रीट रेगुलेटरी रिजीम की कमी है, मतलब एक जैसे कि रेगुलेट हो सके उसकी कमी है। एंड जो सेंटर है कंजर्वेशन, रिवर क्लीनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में असिस्ट जो है सेंटर के द्वारा किया जाता है। सेंटर कैन ऑल्सो डील विथ इशू अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। मतलब अगर हम वाटर की बात करें तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एंड वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, इसके तहत किया जा सकता है। तो ये देखो, ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप हर जगह यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैंने आपके लिए ये जो है देखा है। तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ आप हर जगह इसको यूज़ कर सकते हो, जनरली देखा जाए। अब देखो मेघादातु प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो ये क्या है, ये 1948 में ये प्रोजेक्ट आया था एंड यहाँ पे ये ड्रिंकिंग वाटर और पावर जनरेशन और इरिगेशन प्रोजेक्ट है। ये कर्नाटका तमिलनाडु बॉर्डर में लोकेटेड है। प्रोजेक्ट जो है इसमें कहा गया कि लगभग 5100 जो फॉरेस्ट एरिया है कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अराउंड वो डूबेगा। इससे फ्लोरा फौना भी काफ़ी अधिक आपका अफेक्ट होगा। अब इसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो एलोकेट किया गया बाय सुप्रीम कोर्ट इन 2018 फॉर कर्नाटका। किस तरीके से ये बेनिफिट है कर्नाटका के लिए, तो जो वाटर है मेघादातु वो आपका जो बेंगलुरु में तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही है उसमें पानी के नीड को पूरा करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। लगभग इतनी एनर्जी भी मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट में भी ये आपका हेल्प करेगा। एंड जो रेवेन्यू अर्न होगा पावर जनरेशन के लिए ये भी सरकार को मतलब जो अर्निंग है वो कर लेंगे और जो इन्वेस्टमेंट है उसका पैसा भी निकल आएगा। तमिलनाडु ने इसका अपोज भी किया है बिकॉज एज पर द तमिलनाडु दैट कर्नाटका दो द प्रोजेक्ट will impound and divert flow from uncontrolled catchment to it,
द कंपोनेंट विच वॉज टेकन इन टू अकाउंट बाय ट्रिब्यूनल इन 2007 ऑर्डर वाइल अराइविंग एट द वाटर एलोकेशन प्लान फॉर द स्टेट 80 TMC वाटर फ्लो एनुअली टू तमिलनाडु। तो यहाँ पे देखो ये तमिलनाडु तो यही अपोज कर रहा है ना कि यार पानी की हमें भी ज़रूरत है। लगभग 80 TMC फीट जो वाटर है वो तमिलनाडु में फ्लो करता है, और वो कामिनी डैम कर्नाटका, गुंडलू जो है ये एक इंटरस्टेट बॉर्डर में लोकेटेड है, फिर है ना कुछ ऐसे एरियाज है। तो पॉइंट ये है कि अगर हम अगर हम पानी जो है कर्नाटक को देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। तो ये चीज़ इस वजह से तमिलनाडु ने भी इस चीज़ को अपोज किया है। और एक टर्म यह है दैट इज़ द अपर राइपेरियन स्टेट। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ को समझना आपको कि जैसे मान लो सपोज करो कि ये आपका ऊपरी हिस्सा है, सपोज दिस इज है ना अपर साइड, दिस इज़ लोअर साइड, ठीक है। अब पानी जो है जैसे ऊपर से पानी बहता हुआ आपका पानी आ रहा है, ये पानी आ रहा है। अब ये पानी अगर यहाँ से नीचे की तरफ आएगा तो ये जो ऊपर है इसको बोलेंगे अपर राइपेरियन, इट विल बी कॉल्ड एज अपर राइपेरियन। और यहाँ आएगा तो वी विल कॉल इट एज लोअर राइपेरियन, लोअर राइपेरियन, ठीक है। तो इधर बोलेंगे अपर राइपेरियन, नीचे बोलेंगे लोअर राइपेरियन। अगर पानी यहाँ नहीं है तो पानी अगर यहाँ अवेलेबल नहीं तो पानी जो है वी कैन से यहाँ भी कमी आएगी। पानी अगर यहीं रोक लिया जाए तो पानी यहाँ भी आपका, क्योंकि देखो नदी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, अगर पानी के फ्लो को आपने यहाँ रोक लिया तो पानी की अवेलेबिलिटी लोअर राइपेरियन स्टेट्स में या एरिया में भी रिड्यूस होगी। तो ये बात पॉइंट भी इनका कहा गया कि अपर राइपेरियन स्टेट्स की बात करें तो नाउ टू एड्रेस द वाटर नीड्स ऑफ बेंगलुरु एंड देर इज़ नो नीड फॉर मेगादातु प्रोजेक्ट। तो मेगादातु प्रोजेक्ट की ज़रूरत नहीं है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सकता है कि बेंगलुरु खुद अपने जो आप कह सकते हैं वाटर की नीड को पूरा कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया विल वर्क विद श्रीलंका ऑन इट्स डेप्ट ट्रीटमेंट। ये अभी कुछ पॉइंट्स बोले गए हैं। तो ये टॉपिक भी आपका इंटरनेशनल रिलेशन और इकोनॉमी के अंदर हम इसको लिंक कर सकते हैं। अब इसमें पहले तो आप ये देखो नाम 200 नाम आप याद रखना, ये क्या है, ये एक जो अराइवल है ऑफ इंडियन ओरिजिन तमिल्स, जो इंडियन ओरिजिन जो तमिल्स हैं उनका जो अराइवल उसके 200 साल हुए हैं। सो इट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किए गए थे, जिसमें हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर भी गई। फिर इसके बाद देखते हैं एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की बात की गई है। अब ये थोड़ा सा जानना है, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी तो ये किसके अंडर होता है, पहले आप याद रख लो, इट फॉल्स अंडर IMF, ठीक है। IMF के अंदर हम इसको इंक्लूड करते हैं। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर ये फैसिलिटी होती है। और एक्सटेंडेड फंड्स फैसिलिटी क्या है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। जैसे मान लो कई ऐसे स्टेट हैं, देश हैं, IMF का हिस्सा है और उनकी जो स्थिति है, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया या है ना जो भी उनकी फाइनेंशियल स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, तो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत जो पैसा है वो आपका दिया जा सकता है। एंड प्रॉब्लम जैसे मान लो कि इकोनॉमी जो है, जैसे मान लो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की इकोनॉमिकल लेवल पे इतनी स्थिति अच्छी नहीं है बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल जो प्रॉब्लम्स है उस वजह से। सो ऐसी स्थिति में जो एज पर द एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी सर्टेन असिस्टेंस जो है वो मिलता रहता है पाकिस्तान को या किसी भी देश को जहाँ पे आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल वीकनेस इन द इकोनॉमी ऑफ दैट कंट्री। सो ये रहता है। एंड यहाँ पे फिर ख़ास तौर से कि कंट्री जो रिफॉर्म्स है टाइम बीइंग वो अपना इम्प्लीमेंट जो है कर सके, एंड यहाँ पे थोड़ा समय भी मिलता है कि आप रीपेमेंट कर सकते हैं। पर्पस क्या है, असिस्टेंस प्रोवाइड करना। जो भी पेमेंट इम्बैलेंस है, पेमेंट इम्बैलेंस का मतलब आपकी खर्चा ज़्यादा है और कमाई बहुत ही कम है, और जो भी आपके स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं या उसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है, क्या रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं, जब तक नहीं है तो तब तक एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो जो भी स्ट्रक्चरल लेवल पे प्रॉब्लम्स हैं उसको दूर करने की बात की गई है। कंट्री जो पॉलिसी है, कंट्रीज पॉलिसी कमिटमेंट एक्सपेक्टेड टू फोकस ऑन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से बार बार ये पॉइंट आपका आ रहा है। एंड फिर ये भी देखा जाता है कि जैसे एक इंस्टॉलमेंट, दो इंस्टॉलमेंट जो भी होता है, तो मान लो कुछ रिफॉर्म्स किए तो एक इंस्टॉलमेंट आ गया, फिर कुछ रिफॉर्म्स किए दूसरा इंस्टॉलमेंट आ गया। बट इसमें एक चीज़ और भी कही जाती है कि इट इज़ अ काइंड ऑफ एड कंडीशनैलिटीज़। एड कंडीशनैलिटीज़ ये एक टर्म आप याद रखना, एड कंडीशनैलिटीज़। व्हाट डू यू मीन बाय एड कंडीशनैलिटी? इट सिंपली मीन्स कि आप जो है मदद तो कर रहे हो बट वो मदद बेसिकली कंडीशंस पर बेस्ड है। तो इस वजह से कई डेवलपिंग लीस्ट डेवलप कंट्रीज इनसे नाराज़ भी रहते हैं कि बोले पैसा भी दिया फिर देने के बाद 50 कंडीशंस लगा देते हैं, तो हमें फिर क्या मतलब हमें क्या फ़ायदा, ऐसा बोला जाता है।
तो कई प्रकार के जो भी रिफॉर्म्स हैं, अब यहाँ पे देखो टिपिकली अप्रूव किया जाता है 3 साल के लिए, बट फर्दर इसको 4 इयर्स तक इंक्रीज किया जा सकता है। 4 से 10 इयर्स 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स आपके होते हैं। इंटरेस्ट रेट भी इसमें होता है, अच्छा ज़्यादा तो नहीं बट इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट रेट भी होता ही होगा। सो ओवर 4.5 से 10 इयर्स 10 इयर्स इन 12 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स जो है उसमें पे आपका करना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं इथनिक ग्रुप क्लेम्स टेरिटरी क्लेम्स इन म्यांमार। सेशन अगर आप देख रहे हैं तो लाइक बटन जरूर से प्रेस करें, आलस ना करें, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, जहां में मौका मिले वहां पे आप चैनल को जरूर से शेयर करें, ठीक है। इथनिक ग्रुप्स क्लेम्स टेरिटरी गेन्स इन म्यांमार। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो ये जो म्यांमार है ना, म्यांमार के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स हैं, जैसे कचिन हैं, चिन हैं, शान हैं, ये रखाइने हैं जहाँ पे रोहिंग्याज हैं, ये करेनी है, करेन है, मौन है। अब ये ज़्यादातर इनमें से जितने भी हैं ना, ये अपना सेपरेट देश भी चाहते हैं। जैसे कचिन है, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका एक्टिव रहता है, उसकी यहाँ की आर्मी से लड़ाई चलती रहती है। अब देखो ये हमारा बॉर्डर है, अब ये मतलब थोड़ा और इधर लेफ्ट में इधर जाओगे तो हमारा बॉर्डर आ जाता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का। अब वहाँ से क्या है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर थोड़ा सा देखा जाए तो जैसे मान लो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, ठीक है, ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है और ये म्यांमार है, ठीक है, ये म्यांमार है, फिर फर्दर आप ये कह सकते हो तो ये म्यांमार है। अब यहाँ पे अगर आप डिस्टर्बेंस कॉज कर दो, हम चाह रहे हैं कि हम अपनी कनेक्टिविटी जो है उसको कनेक्टिविटी करें। कहाँ से करें कनेक्टिविटी? आपकी जो कनेक्टिविटी है दैट कनेक्टिविटी हैज़ टू बी स्टैब्लिश्ड बेसिकली किससे? जैसे मान लो ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, दिस इज़ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, इसकी कनेक्टिविटी हम किससे कर रहे हैं? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ। और ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव भी है ऑफ आवर एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भी ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। बट अगर जो ये सेपरेटिस्ट ग्रुप अलग अलग जो है ना, ये फंडेड भी होते हैं, चाइना कर देगा, चाइना करेगा कि म्यांमार का कान पकड़ के रखे हो, और साथ में इंडिया का ये रीजन पूरा ब्लॉक्ड रहे, जब भी कुछ होगा तो इन्हीं के माध्यम से डिस्टर्बेंस कॉज कर देगा। मणिपुर में एक बड़ा डेवलपमेंट के पीछे ही जो क्रॉस बॉर्डर आप कह सकते हैं, ये लोग भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हैं। अब जो जैसे मान लो कि ऑलरेडी कॉज आपके सोसाइटी के अंदर है, बट उसको कैसे बढ़ाया जाए जिससे कि वो हेट्रेड में जो है कन्वर्ट हो जाए, तो उसमें फिर ये लोग ये ऐसे जो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं वो देख, जैसे राइट्स हैं, कम्युनल राइट्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है, कॉमन आदमी नहीं लगेगा। कॉमन आदमी तो जैसे उसको पता चलेगा अपना घर का दरवाज़ा बंद कर लेगा, लेकिन उसमें इन्वॉल्व कौन होते हैं? जो बहुत ही एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, वो एकदम से मतलब उनको फाइनेंस्ड होते हैं, या जो भी पैसा वैसा दिया तो उसके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, वही लोग मेन कम्युनल राइट्स रन भी करते हैं। इसी तरीके से इन स्टेट्स में भी स्थिति रहती है कि ये जो है ये एक प्रकार से, क्योंकि देखो आज के समय में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और इस टाइप की चीज़ें नहीं, ये सब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको पैसा दो और डिस्टर्बेंस कॉज कराओ, कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट करवाओ, ऐसी स्थिति रहती है। ये सब स्थिति, ये सब हमस है, और ये सब जो बहुत सारे ऐसे ग्रुपिंग्स हैं, और भी ग्रुपिंग आप ले लो, अल नुसरा, अल शबाब, ये बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट ग्रुप्स जो भी आप देख सको, ये सब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इनको पैसा प्रोवाइड करो, क्योंकि इनके बड़े बड़े लीडर्स जो होते हैं ना, वो सब अपना बढ़िया जगह पे रहते हैं, सेफ जगह पे रहेंगे, कॉमन पब्लिक का मोटिव पकड़ लेंगे, उनका उसको पकड़ लेंगे, क्या कहते हैं, साइकोलॉजिकल, उसको पकड़ के और अपना जो भी उनका माइंड सेट है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अपने जो भी जानकार होंगे या जो भी अपने लेवल पे होगा वो उनको उसको सेफ्टी के तहत रखेंगे। ये कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आप उठा लो, अल कायदा देख लो, किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को देख लो, ये सेम स्थिति है, सेम स्थिति आपकी बनी रहती है, और यहाँ भी सेम स्थिति रहेगी। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं जो एक्टिव रहते हैं, म्यांमार में डिस्टर्बेंस कॉज करते हैं, और इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग ट्रैफिकिंग जैसी चीज़ों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल आपका बन जाता है। तो यहाँ पे अभी जैसे यहाँ पे देखोगे, एक म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी है, टांग नेशनल लिबरेशन आर्मी है, अराकाम आर्मी है, अराकाम रोहिंग्या से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सब आपका दे हैव ब्लॉक्ड द वाइटल ट्रेड रूट टू चाइना, एंड ये रूट को ब्लॉक कर दिया गया है, ठीक है, इन्होंने ब्लॉक कर दिया। अब इनको भी कई लेवल पे मदद भी मिलती है, फिर ये इनको फाइनेंस भी किया जाता है किसी भी लेवल पे, है ना, अलग अलग लेवल पे, मतलब ये सब किसी लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। बट ये एक टूल के रूप में भी काम करते हैं, दे वर्क, है ना, कि अच्छा इस देश के साथ रिश्ता सही नहीं है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दो, यहाँ पे डेवलपमेंट ना हो तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दो, इस टाइप में भी ये लोग का रोल रहता है।
चलो नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटेस्ट हॉल्ट फॉर टॉप ब्रांड्स इन बांग्लादेश। अब यहाँ पे देखो ये बांग्लादेश के अंदर एक बड़ा प्रोटेस्ट चला लिवाइस और ये सब में, और कमेंट सेक्शन में बताना लिवाइस की कंपनी कहाँ की, H&M। तो यहाँ पे बेसिकली अभी प्रोटेस्ट का एक रीज़न जो है वो है पैसे, मंथली वेजेस है, वो एक बड़ा रीज़न है। वो बहुत ही कम है और उसको इंक्रीज़ करने की बात की गई है। और बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी है, लगभग 3,500 गारमेंट फैक्ट्रीज हैं बांग्लादेश के अंदर। 85% साउथ एशियन कंट्रीज़ $55 बिलियन एनुअल एक्सपोर्ट में बांग्लादेश का बड़ा रोल है। अभी इस हिसाब से अब इसमें अगर डिस्टर्बेंस होगा तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री विल बी अफेक्टेड, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री मान लो वहाँ अफेक्ट होगी, इट विल शिफ्ट टू अदर कंट्री, ये भी पॉसिबिलिटी रहती है। चलो क्वेश्चन देख लो, वाटर डिस्प्यूट इन इंडिया हैज़ बोथ लीगल एंड क्लाइमेट चेंज ओरिजिन। अगेन आई एम स्टार्टिंग एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 2 लेक्चर फ्रॉम मंडे। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो सौरभ पांडे CSCE ऐप डाउनलोड करके जो कोर्स है उसको ज्वाइन कर लें, जो ऑलरेडी जो उसमें विजिबल है, और कोशिश करें कि रेगुलर बेसिस में क्लासेस करें। पुराने जो लेक्चर्स हैं वो भी सारे आप एक्सेस कर सकते हैं, और मंडे से जो क्लासेस शुरू होंगे उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। एग्रीकल्चर ऑप्शनल हाई स्कोरिंग ऑप्शनल है, और पेपर 1 हमने ऑलरेडी ख़त्म कर लिया, पेपर 2 का आपके पास मौका है ज्वाइन करने का। चलो ये क्वेश्चन दे दिया है मैंने, इसको सौरभ पांडे CSC ऐप में इसका आंसर आप अपलोड करो, आकलन सीरीज़ ज्वाइन करो, और यहाँ पे अपने आंसर भी आप इवेलुएट करा सकते हैं। उसके बाद ये टेस्ट सीरीज़ कल है आपकी, कल तीसरा टेस्ट है, 2 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके। सेकंड टेस्ट का जो रिव्यू है वो आज शाम तक आ जाएगा, तो वो आप देख लेना क्वेश्चंस किस तरीके से, ऑलरेडी पहले टेस्ट का रिव्यू मैंने डाल रखे हैं। एडवांस करंट अफेयर्स के ऊपर ये आपका है, तो प्लीज़ इसको मिस ना करें। आप अगर चाह रहे हैं तो अपना आंसर आप टेलीग्राम चैनल पे भी जो है सेंड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे इसका जो PDF है, ये जो रॉ PDF है जिस अभी हमने जो डिस्कशन किया है, उसको भी आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।